बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ प्रिंक्शियन थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे और एक काउंटर एग्जांपल देखेंगे जो कि ये शो करेगी कि इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। ये थ्योरम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले चंद एक जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और उनका मतलब आपको पता होना चाहिए। पहली ये चीज़ है कि आप नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे बोलते हैं। व्हाट इज नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस? तो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जो इंक्रीज नहीं करता। अब इंक्रीज नहीं करता तो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो डिक्रीज कर रहा है या फिर स्टिल कांस्टेंट है। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि एक सीक्वेंस, हमारे पास अगर एक सीक्वेंस ए एन है, इस सीक्वेंस को मैं कहूँगा वो नॉन इंक्रीजिंग है अगर इस सीक्वेंस की हर पिछली टर्म जो है वो आने वाली अगली टर्म से बड़ी हो या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो। यानी कि अगर आपके पास ए एन प्लस वन, इसकी पिछली टर्म होगी ए एन, इससे छोटी हो या बराबर हो। यानी कि दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि ए टू जो है वो स्मॉलर है ए वन से, ए वन ए थ्री जो है वो स्मॉलर इक्वल है ए टू से। अब टू सोन ये प्रोसीजर चलता जा रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को आप बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है जो जहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करे, अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है, तो अब सीरीज हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, वन से इन्फिनिटी। फर्ज करें मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है। अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर इसका, इस सीरीज का कोई सा हिस्सा, कोई सा पार्ट, ठीक है, मतलब इसका कोई से पार्ट से मुराद है कि आप इसकी 10 टर्म में उठा लेते हैं, 20 उठा लेते हैं, 50 उठा लेते हैं, बीच में से उठा लेते हैं, कोई दरमियान में से, वो भी हिस्सा हमेशा कन्वर्ज करेगा। क्योंकि वो तो लाजमन कन्वर्ज इसलिए करेगा। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब ये है कि सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि उस सीरीज का सम फाइनाइट है। ठीक है। तो जब आपके पास सीरीज खुद ही फाइनाइट होगी तो फाइनाइट चीज का सम हमेशा फाइनाइट होता है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये आपने याद रखनी है कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है, देन इट मीन्स इट्स एनी पार्शियल सम, इसका कोई भी जो पार्शियल सम होगा वो हमेशा क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। उसके बाद एक तीसरी चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, वो है सब सीक्वेंसेस। सब सीक्वेंसेस आप जानते हैं किसे कहते हैं? अगर मेरे पास एक सीक्वेंस ए एन है जिसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो अगर इस सीक्वेंस की कुछ टर्म्स को मैं डिलीट कर दूं, बीच में से छोड़ दूं, तो जो बाकी सीक्वेंस बनेगा वो इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस कहलाता है। दिस इज सेम एज द टर्म सबसेट। जिस तरह आप सबसेट की बात करते हैं उसी तरह सब सीक्वेंसेस है। तो ये चंद एक बेसिक चीजें हैं जिनको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा इसके प्रूफ में। अब हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। पहले इसे जरा मिटा लेते हैं जी। अच्छा, चलें अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने लिखा है जी कि स्टेटमेंट में सपोज दैट ए एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन प्लस वन एंड ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास ए एन जो है वो एन प्लस वन टर्म से बड़ा है। ठीक है। मीन टू से कि आपका ए एन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगली चीज कि ये दोनों टर्म या हर टर्म जो है वो जीरो से बड़ी है। ठीक है। या इक्वल है, इसका मतलब हर टर्म जो है वो आपके पास नॉन नेगेटिव है। सही है। आपके पास ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि नॉन इंक्रीजिंग भी है और दूसरी बात इसकी कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। इफ द सीरीज, अब मेरे पास ये एक सीरीज है समीशन ए एन, ये अगर कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्ज करती है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि n इंटू ए एन ये जीरो को अप्रोच करेगा। सही है। तो प्रिंक्शियन थ्योरम में आपके पास क्या कहा जा रहा है? कहता है कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस ए एन है जो कि नॉन इंक्रीजिंग है और इसकी हर टर्म जो है वो आपके पास नॉन नेगेटिव है। अब अगर इस की हर टर्म से आप एक इनफाइनाइट सीरीज बनाते हैं
तो वो और वो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है, ये सपोज ये मतलब हमारे पास गिवन है, इसको प्रूफ नहीं करना, सीरीज कन्वर्ज करती है। प्रूफ ये करना है कि जब इसकी nth टर्म को इस नंबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमेशा जीरो को अप्रोच करेगा, ये आपने प्रूफ करना है। सही है जी। अच्छा, तो मैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए जो स्ट्रेटेजी जो तरीकाकार इस्तेमाल करूंगा वो ये है कि मेरे पास अगर सीक्वेंस an है तो आप जानते हैं कि इस सीक्वेंस की कुछ टर्म ऑड है, कुछ टर्म इवन सफिक्स के साथ हैं। लाइक एज मेरे पास अगर ये इसकी टर्म a1 है तो इसका जो नीचे सफिक्स है वो ऑड है। फिर उसके बाद मेरे पास जो सेकंड टर्म है a2, इसका सफिक्स इवन है। फिर इसी तरह थर्ड टर्म आएगी, उसका सफिक्स ऑड है। फिर चौथी टर्म आएगी a4, इसका सफिक्स इवन है। अप टू सोन ये चलता जाएगा। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि a2n ये जो है ये आपके पास इस जो टर्म है इसका सफिक्स जो है वो आपके पास इवन होगा या ऑड होगा, तो वो क्या होगा जी, इवन होगा। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछूं कि इससे अगली टर्म आएगी 2n+1, ये जो 2n+1 है ये इवन होगा या ऑड होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऑड होगा। सही है। तो मैं यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैं दो तरह के सब सीक्वेंसेस बनाऊंगा। सही है। सब सीक्वेंसेस बनाऊंगा an के। सब सीक्वेंसेस मैं बता चुका हूँ कि ऐसा सीक्वेंस है जो कि ओरिजिनल सीक्वेंस से आपने ड्राइव किया है लेकिन उसमें तमाम टर्म मौजूद नहीं है। तो दो सब सीक्वेंसेस बनाऊंगा। एक वो होगा जिसका सफिसिस, ठीक है, सफिसिस किसे बोलते हैं, जो यहाँ पर नीचे नंबर ये लिखा हुआ है n जैसे, ये ओड होगा और दूसरा होगा इवन आपके पास। तो अब वो देखें मेरे पास जो सीक्वेंस है ना इस वक्त जिसकी टर्म जीरो को अप्रोच कर रही है उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की है, वो कुछ इस तरह का है n इंटू ए एन। आप गौर करें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ना पूरे थ्योरम में वो ये होगी कि a के नीचे जो सफिक्स है ना वही उसका साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n। अगर n है तो n है, अगर m होगा तो m हो जाएगा। सही, ये चीज बड़ी याद रखिएगा। अब मैं इसके दो सब सीक्वेंसेस बनाऊंगा। एक होगा a2n, यहाँ पर चूंकि 2n है तो यहाँ पर भी मैं 2n लिखूंगा। एक सब सीक्वेंसेस ये है, तो इसमें वो टर्म आएंगी जो कि इवन वाले नंबर के साथ चलेंगी, और एक वो होगा जिसमें 2n+1 होगा यानी ओड। तो ये मैंने दो सब सीक्वेंसेस उठा लिए हैं इस सीक्वेंस के। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये जो दोनों सब सीक्वेंसेस है ना इनकी जो लिमिट है ना वो जीरो को अप्रोच करेगी, दोनों की लिमिट जीरो को अप्रोच करेगी। अब हमारे पास एट द एंड एक रिजल्ट ये होता है कि अगर किसी सीक्वेंसेस के सब सीक्वेंसेस किसी लिमिट एल को अप्रोच करते हैं तो वही जो लिमिट होती है ना वही आपके ओरिजिनल सीक्वेंस की भी होगी। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, इसकी लिमिट जीरो को अप्रोच करती है, तो मेरा टारगेट ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों आपके पास सब सीक्वेंसेस है ना इनकी लिमिट भी जीरो को अप्रोच करती है। व्हेन द लिमिट ऑफ दीज टू सब सीक्वेंसेस विल बी जीरो देन द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस विल आल्सो जीरो। तो ये जनाब पूरी स्टोरी है जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। आई होप कि अब आपको वैसे ही समझ आ गई होगी। चले, टू प्रूव द थ्योरम वी एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द सब सीक्वेंसेस। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर ये जो सब सीक्वेंसेस है इनके बिहेवियर को एग्जामिन करेंगे। कौन कौन से सब सीक्वेंसेस, एक 2n वाला और एक 2n+1 वाला। एज an इज अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये बात आपको गिवन है कि ये जो सीक्वेंस an है ये नॉन इंक्रीजिंग है, ये स्टेटमेंट में गिवन थी। अब चूंकि ये सीक्वेंसेस नॉन इंक्रीजिंग है तो मैंने बताया कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो होता है जिसकी हर अगली आने वाली टर्म पिछली टर्म से बड़ी होती है या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगी, ऐसी है। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस whose every next term will be is greater than or equal to the previous term, ऐसे ही है। अच्छा, अब देखें कि मुझे बताएं कि 2n बड़ा होता है या 2n या सिर्फ n+1 बड़ा होता है। ठीक है, आप मुख्तलिफ n पुट करके देख सकते हैं। 2n हमेशा जो है बड़ा होता है। लाइक एज अगर आप n की जगह 4 पुट करते हैं तो इधर बनेगा 8 और इधर n की जगह 4 पुट करेंगे तो इधर बनेगा 5। तो 2n इज ऑलवेज ग्रेटर देन, या सिर्फ जब आप n 1 पुट करेंगे तो फिर ये बराबर होगा। इट मीन्स जो 2n वाली टर्म है वो बाद वाली टर्म है और n+1 वाली टर्म क्या होगी, वो पहले वाली होगी, इससे पीछे पीछे होगी। तो अब चूंकि मैंने बताया कि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो है जिसकी हर पिछली टर्म जो है अगली आने वाली टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी। सही है। तो यहाँ पर a2n वाला जो टर्म होगी ये छोटी होगी an+1 से। ठीक है, फिर इसी तरह ही a2n जो होगा वो an+2 से छोटा होगा, a2n छोटा होगा an+3 से। अब टू जोन चलता जाएगा प्रोसीजर, और लास्टली a2n जो है वो a2n अपने आप को तो खुद ही है बराबर ही होगा। सही है। यहां पर जो मैंने टर्म उठाई है आप गौर करें, a2n का मैंने सिंपल अभी किया कंपैरिजन, किन टर्म के साथ कंपैरिजन किया है, जो कि n के बाद आ रही हैं। तो n के बाद अगली टर्म आई है n+1, फिर n+2, फिर n+3। तो ये जो तमाम टर्म n के बाद आई हैं n+1, n+2, n+3, इन तमाम टर्म को आपने लेके जाना है कहां तक, 2n तक लेके जाना है। सही है। इससे पिछली टर्म n है,
सही है। तो n से लेकर 2n तक आने के लिए कितनी टर्म बनेगी, n टर्म बनेगी, ठीक है। तो क्लियरली 2n जो है वो इन सबसे बड़ा है, सही है। जब सबसे बड़ा है तो इसकी ये जो a2n टर्म होगी वो लाजमन इन तमाम टर्मों से क्या होगी, छोटी होगी, सही है। अब मैंने क्या किया जी, इन टर्म्स को इन्हें इन तमाम पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को टर्म बाय टर्म ऐड कर लेते हैं, यानी कि a2n मतलब लेफ्ट में लेफ्ट जमा हो जाएगी, राइट में राइट प्लस कर लें, a2n प्लस a2n प्लस a2n, ये कितनी टर्म है टोटल आपको पता है, n टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं आपके पास, ठीक है। n आप यार राइट कर लेना, लाइक n आपके पास 10 है और 2n कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 10 और 20 ये बनेगा 11, ये बनेगा 12, 11 से 20 तक कितनी टर्म बनती है, 10 टर्म बनती है, सही है। तो इसका मतलब n से लेकर 2n तक आपके पास n+1 से लेकर 2n तक टोटल n टर्म बनेगी। तो जब आप लेफ्ट साइड को जमा करेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा आपके पास, ये एडिंग ऑल दी अबव टर्म एक्सप्रेशन टर्म बाय टर्म वी हैव, तो ये आपके पास आएगा जनाब मोहतरम इस तरह कुछ a2n प्लस a2n प्लस a2n अप टू 2n टर्म, और राइट साइड पर जो आपके पास टर्म्स हैं उनका वो कौन सी, उनका क्या नाम है, an+1 an+2 an+3 अप टू a2n, सही है। अब ये a2n को आपने कितनी टाइम ऐड किया है, वी आर एडिंग दिस a2n टर्म अप टू 2n टर्म्स। सो अगर ये आपके पास, अच्छा यार यहाँ पर ना ये मिस्टेक हो गई, अप टू n टर्म्स आएगा, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अप टू n टर्म आपने इसे ऐड कर लिया, तो n टाइम ऐड किया तो यहाँ पर n आ जाएगा, सही है। और इस तरफ सारा ये टर्म आपके पास आ जाएंगे an+1 an+2 an+3 अप टू सोन चलता जाएगा, और आखिरी टर्म कौन सी आएगी, द लास्ट टर्म विल बी a2n, सही है। ये इसकी लास्ट टर्म आ जाएगी। अच्छा अब मुझे बताएं, यहां से लेकर यहां तक ये जो तमाम के तमाम टर्म्स हैं इन्हें सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, समेशन की फॉर्म में, समेशन की फॉर्म में। कहां से स्टार्ट हो रही है, n+1 से, i इज इक्वल टू n+1 लिख लेते हैं। कहां तक जा रही है, इसकी आखिरी टर्म कौन सी है, a2n है, ऊपर लिख दिया 2n और अंदर मेरे पास आ गया ai, सही है। तो इस सारी समेशन फॉर्म को मैंने आगे इस सारी को सीरीज की शक्ल में लिखने लगा हूं कुछ इस तरह, ये मेरे पास आ गया जी, सही होगी बात ये। अच्छा वो नीचे a2n जो नजर नहीं आ रहा था वो यहाँ लिखा हुआ, सॉरी, ठीक है। तो ये समेशन फॉर्म में आ गया। अब इसका मतलब वो जो राइट साइड पर आया था n इंटू an, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवाया पता आपको, आप गौर करें, मैं जो बात बताना चाह रहा हूं, इन टर्म को ऐड करके एक तरफ बन गई थी सीरीज, ये सारी सीरीज मैंने लिख ली है आपके पास, और दूसरी तरफ आया था n इंटू a2n, ये आ गया अभी इससे स्मॉलर, सही है। अब मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करवाया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सफिक्स है ना उसका बड़ा रोल है, जो a के नीचे सफिक्स होगा वही उसके साथ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर a2n है ना, तो यहाँ पर इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर भी और इधर भी, सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू में कि मैंने इस चीज को कैसे प्रूफ करना है, मैंने इस तरह प्रूफ करना है कि मैंने n इंटू an के दो सब सीक्वेंसेस उठा लिए हैं। एक मेरे पास है 2n इंटू a2n और दूसरा है 2n+1 इंटू a2n+1। मैं ये प्रूफ करूंगा कि इस सीक्वेंस की भी लिमिट 0 है, इस सीक्वेंस सब सीक्वेंस की लिमिट 0 है, देन इट्स लिमिट विल आल्सो 0, सही है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर जो कि n के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ा, सही है। अच्छा ये तो हो गया क्लियर, ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। अब जनाब मोहतरम, हाँ अब वो वाला रिजल्ट इस्तेमाल करने लगे। मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसका कोई सा हिस्सा भी कन्वर्ज करेगा। सिंस समेशन an कन्वर्जेस, गिवन सीरीज कन्वर्ज करती है, इट इज गिवन, सो इट्स टेल सम विल आल्सो कन्वर्ज। अब ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है टेल सम, ये टेल सम से क्या मुराद होता है, देखो जी, एक सीरीज में फर्ज कर लें कि आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं, आप उसकी पहली 100 टर्म का सम करते हैं, पहली 100 टर्म का, तो वो जो कहलाएगा दैट इज दी पार्शियल सम ऑफ 100 टर्म्स, वो क्या कहलाएगा, पार्शियल सम कहलाएगा। पहली पार्शियल का जो वर्ड है ना वो आपके पास फर्स्ट पार्शियल सम, nth पार्शियल सम आप बोलते हैं ना, तो वो कहलाएगा पहली 100 टर्म का सम। तो बाकी जो बचती हैं टर्म उनका सम कहलाता है टेल सम। तो टेल सम इज द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स, सही है। तो यहाँ पर आप गौर करें पीछे, या यहाँ देख लें, यहाँ पर जो हम सम उठा रहे हैं वो n टर्मों का नहीं उठा रहे, n+1 से स्टार्ट किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड टेल सम हियर। सिंस आपके पास सीरीज कन्वर्ज कर रही है, सो इसका टेल सम जो है वो भी कन्वर्ज करेगा। हेंस बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के मुताबिक
आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा सच दैट कि ये जो सारे का सारा टेल सम है ना, ये एप्सिलॉन बाई 2 से मैंने इसको छोटा कर लिया। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा जरा। ये सारा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा कैसे हो गया, या कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है, इन चीज़ों को जरा गौर कीजिएगा। देखें जी, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से क्या मुराद होता है। आपने कहा एक सीरीज एन कन्वर्ज करती है, लिहाजा जो इसका टेल सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही होगी तो उसका कोई सी पार्शियल सम उठा लें, टेल सम उठा लें, 10 टर्मों का सम उठा लें, कहीं से भी सम उठा लें, वो हमेशा कन्वर्ज करेगा। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि उस हिस्से का जो सम है वो फाइनाइट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मेरे पास एक सीरीज की 100 से लेकर 1000 टर्म जो हैं, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रही हैं। इट मींस इनका जो सम होगा वो फाइनाइट होगा, हैविंग फाइनाइट सम। इनका जो सम होगा वो क्या होगा, वो फाइनाइट होगा। अब जब चीज इनका सम फाइनाइट है, सही है, मिसाल के तौर पर आपने कहा जी इसका सम आ गया है 5 के बराबर। इट मींस क्या है कि आपने इसको 5 के साथ बाउंड कर लिया है कि इसका सम 5 से नहीं बढ़ सकता। ठीक है, इसका सम ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन का मतलब ये होता है बच्चों कि आप जब ये कहते हैं कि एक सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर उसका टेल सम कह लें या कोई भी हिस्सा जो है पार्ट, वो भी कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब है इट हैज अ फाइनाइट सम। जब हम ये कहते हैं कि सम फाइनाइट है, इट मींस हम उन्हें उसे बाउंड कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भाई इतना ही से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब आप कह रहे हो कि ये वाला जो टेल सम है ये भी कन्वर्ज करेगा, तो फिर इसका मतलब है कि इसका सम होगा फाइनाइट। जब फाइनाइट होगा तो आप इसे किसी ना किसी नंबर से बाउंड कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आपके पास वो कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा जिसके जरिए आपने बाउंड किया, तो उसको मैंने बाउंड कर लिया एप्सिलॉन बाई 2 से। अब एप्सिलॉन बाई 2 ही क्यों लिया है, खाली एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 है। तो जब मैं इस चीज को यहाँ पर पुट करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी मेरे पास एप्सिलॉन रह जाएगा। ठीक है, डेट्स वाई यहाँ पर मैं एप्सिलॉन बाई 2 ले रहा हूँ यूजिंग इन 1। अब इस सारी चीज को उठा के मैं 1 में पुट करता हूँ। मेरे पास 1 क्या थी, 1 ये सारी थी, वैसे ये सारी है, ये सारी 1 है। मैं दिखा दूँ आपको पीछे, ये सारी 1, ये सारी 1 है। अब ये सारा टेल सम है, ये टेल सम आपके पास बाउंड कर दिया मैंने एप्सिलॉन बाई 2 से, तो इस हिस्से की जगह मैं एप्सिलॉन बाई 2 पुट करने लगा हूँ। सही है, अच्छा, जब आप इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2 पुट करेंगे तो वो 2 और ये एप्सिलॉन बाई वाला 2 कट जाएंगे, बाकी से ये सारी चीज किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, देखें जरा। तो ये सारी चीज आपके पास कैंसिल होकर 2 इंटू एप्सिलॉन बाई 2, 2 से कट जाएगा, ये सारा एप्सिलॉन आ जाएगा। सही है, अब अगली बात सुनिएगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि ये जो राइट साइड है सारी, यानी ये वाली सारी साइड, ये आ गई एप्सिलॉन से छोटी कब, जब आपका एन नॉट से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एन हम टर्म ले रहे हैं एन से आगे आगे। ठीक है, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट का मतलब क्या है, एन नोट प्लस 1, एन नोट प्लस 2, एन नोट प्लस 3। ठीक है, तो अब ये सारा आप कह रहे हैं एप्सिलॉन से छोटा है। अब अगला स्टेप देखिएगा, यहां से मैंने सीधा क्या कहा है जी, यहां से मैंने कहा हैंस दी जो इसकी जो लिमिट है वो 0 को अप्रोच कर गई है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है यार, पीछे मैंने इसको कहा कि एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन है, चलिए यार, यहाँ पर मैंने इसको कहा एप्सिलॉन से छोटा है, और आगे मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो लिमिट है ना वो एप्सिलॉन 0 को अप्रोच कर गई है। अब इसका क्या मतलब है, भला ऐसा क्यों हुआ है। देखें जी, सबसे पहली बात तो आसान सा कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। आप जब सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन की बात करते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वी से दैट एक नंबर रियल नंबर एल जो है वो ए एन की लिमिट है। इस रियल नंबर एल को, इस सीक्वेंस ए एन की लिमिट को बोलते हैं अगर ए एन और एल के दरमियान का जो डिफरेंस है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा हो, फॉर आर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। यही इसी तरह आप डेफिनेशन करते हैं ना सीक्वेंस की, लिमिट ऑफ सीक्वेंस की। एक रियल नंबर एल को हम कहते हैं ये ए एन की लिमिट है अगर ए एन माइनस एल का जो एप्सोलूट है एप्सिलॉन से छोटा हो। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मेरा सीक्वेंस हो 2an 2n इंटू a2n ऐसा हो, और मैं कहता हूँ इसकी लिमिट l है, तो मैं आप इसको ऐसे लिख लूंगा, ऐसे ही है ना। सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने ये कर लिया। अच्छा, अब अगली बात बताएं मुझे, अच्छा यहाँ से मेरे दोबारा एक मिनट घूम के आते हैं। अगर ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए, मतलब ये बात दुरुस्त हो, तो ऐसी सूरत में हम इसे कैसे लिखते हैं, हम इसे ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो एल के बराबर है। ऐसे बोलते हैं ना भाई इसे, इस इनक्वालिटी को मैं फिर बाद में सिंबॉलिकली ऐसे लिख लेते हैं। और ये क्या शो कर रहा है कि एल इस सीक्वेंस की लिमिट है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
तो मुझे बताएं कि अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसको मुझे, अगर एल की जगह मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ तो ये सारा इतना ही सारा रह जाएगा ऐसे। ठीक होगी बात ये। अगर इसको मैं सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ तो फिर ऐसे ही लिखूंगा ना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n इंटू ए टू एन इक्वल टू 0। भाई जब आपके इस एब्सोल्यूट में से कुछ माइनस नहीं हो रहा तो इट मीन क्या माइनस हो रहा है, 0 माइनस हो रहा है, इट मीन 0 इसकी लिमिट है। सही है, तो ये सारी चीज़ ऐसे लिखी जा सकती है। सही, तो यही मैंने लिखा है कि जब आप कहते हैं कि ये सारे का सारा एप्सिलॉन से छोटा है, सही है, तो इट मीन्स ये इस सारे सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 के इक्वल है। दूसरे तरीके से समझ लें, आप कहते हैं कि ये सारी टर्म जो है ना वो एप्सिलॉन से छोटी हैं, और एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। वो पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है आर्बिट्रेरी, वो बड़े से बड़ा भी हो सकता है, छोटे से छोटा भी हो सकता है, लेकिन आपने कहा कि जी आपने इसको बाउंड कर दिया एक एप्सिलॉन से, बाउंड कर दिया एप्सिलॉन से, वो उससे बढ़ नहीं सकता। तो मुझे बताएं कि बड़ा, बड़े से बड़ा हो तो वो तो चलो समझ आती है, लेकिन मेरा एप्सिलॉन अगर 0 को अप्रोच कर जाए, लेकिन तो वो पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो आर्बिट्रेरी है, 0 को अप्रोच कर जाए तो इट मीन्स आप कह रहे हैं कि ये सारी की सारी टर्म 0 से छोट 0 मतलब 0 को अप्रोच करने से मुराद फर्ज करें मेरा एप्सिलॉन 0.000 ऐसे है। ठीक है, आप सब कह रहे हैं सारी की सारी टर्म इससे छोटी हैं, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर इसकी लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। ये दूसरा मेथड है, दूसरा तरीकाकार है इसको देखने का। सही है, पहला बाय डेफिनेशन, दूसरा आप इसको इस तरीके से भी परसीव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ से क्या हो गया, पहली चीज मुझे प्रूफ होगी कि इस हिस्से की जो ये जो पहला सब सीक्वेंस था इसकी लिमिट के आगे 0 के बराबर है। अब मैं यहाँ पर दूसरा सब सीक्वेंस ले रहा हूँ जो कि ओड टर्म से बना रहे हैं हम। किससे बना रहे हैं, ओड टर्म से। अब मैं ये बताता हूँ कि उसकी जो टर्म है ना वो खत्म हो गया, थोड़ा रह गया, परेशान नहीं होना। एक तो आप लोग परेशान बहुत जल्दी हुए थे, हाँ? अच्छा, अब दोबारा फिर मैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब मैं इस मरतबा जो सीक्वेंस सब सीक्वेंस ले रहा हूँ ना वो ये वाला लेके चलूंगा। मैं प्रूफ करूंगा कि इसकी लिमिट भी 0 के इक्वल है। क्या प्रूव करूंगा, ये दूसरा सब सीक्वेंस है, इसकी लिमिट भी 0 के इक्वल है। एज एन इज अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सो अगेन चूंकि ये नॉन इंक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात है इसकी बड़ी टर्म का आंसर छोटी टर्म जो होगी उसे, यानी कि हर अगली टर्म का आंसर पिछले से छोटा होगा, तो a2n+1 छोटा या बराबर होगा a2n से। ठीक है, अब चूंकि a यहाँ पर a के नीचे सफिक्स जो है वो 2n+1 है, तो मैंने 2n+1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया। चूंकि 2n+1 एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इधर आ गया। अच्छा, अब ऐसा तो किया मैंने, अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, अगले स्टेप में क्या किया नजर नहीं आ रहा। अगले स्टेप में मैंने ये किया है कि मैंने इधर वाली साइड को ना 2n से डिवाइड और 2n से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सोचिए मतलब क्यों किया ऐसा, वो इसलिए किया है कि यहाँ पर इस तरफ जो a है उसके नीचे सफिक्स क्या है, 2n है, तो इसलिए यहाँ पर 2n लाने के लिए मैंने 2n से डिवाइड किया, 2n से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब इसका मतलब ये जो सारी साइड है ऊपर वाली, ये सारी ये आ गई लेस देन और इक्वल टू, इधर 2n से कैंसिल कर दें, 2n से कैंसिल हुआ 1 रह गया, ये आ गया 1/2n, और ये सारी चीज ऐसे आ गई। नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इनफिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, इधर वाले भी हिस्से में भी और इधर वाले हिस्से में भी। सही है। अच्छा, रुक जा आए हाय, नहीं जी। अब जब आपने लिमिट ली ना तो इधर एन की जगह तो इन्फिनिटी आ गया, और इधर मैंने लिमिट शो कर दी, और इधर भी लिमिट शो कर दी, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी मैंने लिखा है कि ये जो लेफ्ट वाली साइड वाली लिमिट है ना ये सारी की सारी 0 को अप्रोच कर देगी। बिकॉज भला क्यों पता, देखो जी ये आएगा 1/2 इन्फिनिटी, 2 इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, ये वाला सारा फैक्टर खत्म हो गया, 1 हो गया। इधर वाली लिमिट अभी हम प्रूफ करके आए हैं ऊपर, जो शुरू में इतनी लंबी जो डिटेल में करके आए हैं, ये सारा सब सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रहा है, इवन वाला 1 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब ये सारी साइड 0 को अप्रोच कर रही है तो इट मीन इस सारे की लिमिट की क्या आ गई, इसकी भी लिमिट 0 आ जाएगी, बिकॉज ये जो लिमिट सारी 0 के आ गई। होगी बात सही, दोनों सब सीक्वेंसेस की लिमिट आपने प्रूफ कर दी है 0 के बराबर। हैंस अगली बात सुनिएगा, लास्टली एज इसकी और इसकी दोनों की लिमिट 0 के इक्वल है, हैंस ये जो हमारा क्वेश्चन था कि इसकी जो लिमिट है वो भी 0 को अप्रोच करनी चाहिए, n इंटू एन, हैंस इसकी भी लिमिट 0 को अप्रोच करेगी। इसकी रीजन आप साथ नीचे लिख दीजिएगा चाहे, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। इसकी रीजन ये है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू अ लिमिट l इफ एंड ओनली इफ इट्स सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट l। मैं देखूं आपको ये नजर आ रहा है, बता
ग्रीन है, शायद आपको ये नज़र भी नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, ठीक हो गया जी मेरे ख्याल से। लिखा है जी मैंने कि आ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एलिमेंट एल, एक सीक्वेंस एल को कन्वर्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ इट्स सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एल। अगर उसके सब सीक्वेंसेस जो है ना वो भी सेम लिमिट एल को कन्वर्ट करते हैं। ये भी हम प्रूव करके आ चुके हैं अपनी पिछली डिस्कशन में। एक सीक्वेंस कन्वर्ट करता है अगर उसके मतलब सीक्वेंस की और सब सीक्वेंस की लिमिट एक जैसी होती है, सिंपल सी बात है। As here 2n a2n and 2n plus 1 a2n are the subsequences of n a n, क्योंकि ये दोनों इसके subsequences हैं। एंड अप्रोचेस टू जीरो, और ये दोनों सबसीक्वेंसेस जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, हेंस ये वाला जो सीक्वेंस है भी जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये आप रीजन लिख लीजिएगा विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ले जी, थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब हमने इसका कन्वर्स देखना है। कन्वर्स से मुराद ये है कि कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, दैट इज हमने कन्वर्स ये देखना है कि अगर ये वाली जो टर्म है n इंटू ए एन ये जीरो को अप्रोच करती है, देन वी कैन नॉट से दैट द सीरीज कन्वर्जेस। तो तब हम ये नहीं कह सकते सीरीज कन्वर्ज करती है। सही है, मतलब सीरीज कन्वर्ज करे, थ्योरम ने कहा था सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर ये टर्म जीरो को अप्रोच करेगी, लेकिन इसका कन्वर्स ये कहता है कि अगर ये जीरो को अप्रोच करता है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सीरीज आपके पास कन्वर्ज कर देगी। ठीक है, मतलब सीरीज की कन्वर्जेंस हो तो फिर ये बात ठीक है, लेकिन ये जीरो को अप्रोच करे तो फिर सीरीज कन्वर्ज करे ये जरूरी नहीं है। अब इसके लिए हम काउंटर एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर दी सीरीज, ये मैंने सीरीज उठा ली, इस सीरीज को एबल सीरीज बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। 2 से इन्फिनिटी ए एन 1 ओवर एन लॉग एन, ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब इस सीरीज में मैंने आपको पहले दिखाया कि अगर आप n इंटू एन निकालने की कोशिश करें तो वो ये इस तरह निकलेगा। n आ गया, ए एन हमारे पास ये है nth टर्म, सीरीज में nth टर्म आप देख लें, इस सीरीज की nth टर्म ये है n 1 ओवर n इंटू लॉग n, 1 ओवर n इंटू लॉग n, ये nth टर्म है। तो इस nth टर्म को मैंने n से मल्टीप्लाई करवा दिया। n से क्यों मल्टीप्लाई करवाया है? जो हमने प्रूफ करना ना प्रिंशियन थ्योरम में, उसमें n इंटू ए एन लिखा हुआ है, तो n इंटू ए एन लिखा, n आ गया, a n आ गया, n से कट गया, 1 ओवर लॉग n आ गया। अब आप n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करें तो ये वाली सारी टर्म किसको अप्रोच कर देगी? जीरो को, एज एन। दस ये जो सारी टर्म है जीरो को अप्रोच कर गई एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। बट लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ ये चीज निकालूं 2 की पावर n a2n, ये कहां से आ गई यार नई चीज, भूल गए आप। ये जो मैंने निकाल रहा हूं 2 इंटू ए की पावर 2n, अगर आपको याद हो आपने एक वर्ड पढ़ा था कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लास्ट लेक्चर में, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है? वो कहता है कि हमारे पास ये जो सीरीज है ना समेशन 1 से इन्फिनिटी ए एन, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर ये ऊपर वाली 2 की पावर n वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर ये वाली सीरीज कन्वर्ज करेगी। कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट सेज दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस। ठीक है, मतलब ये दोनों सीरीज की कन्वर्जेंस जो है ना वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करती है। सही है, तो इसलिए मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं ये वाली टर्म लगा रहा हूं 2 की पावर n a2n। ठीक है, मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये वाली जो सीरीज है ना जो कॉशी कंडेंसेशन में इस्तेमाल हो रही है, ये भाई डिवर्ज करती है। अगर ये डिवर्ज करती है तो फिर कॉशी कंडेंसेशन ये गारंटी दे रहा है कि भाई ओरिजिनल सीरीज भी डिवर्ज करेगी। बस ये बात है। तो मैंने ओरिजिनल सीरीज कौन सी उठाई है? एबल सीरीज उठाई है। प्रूफ मैं ये करूंगा कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, हालांकि इसकी n टर्म को अगर a से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n से मल्टीप्लाई सॉरी कर भी दिया जाए तो ये जीरो को तो आता है, लेकिन ये सीरीज खुद डाइवर्जेंट है। ले जी, मैंने लिखा 2 की पावर n a2n, 2n आ गया। a2n कैसे निकलेगा? मेरे पास जो nth टर्म है इस वक्त वो है 1 ओवर n log n, तो इसमें n की जगह आप रिप्लेस कर दें 2n को, तो a2n निकालने के लिए n की जगह 2n रिप्लेस कर दिया, 2 की पावर n, सॉरी यार 2n नहीं 2 की पावर n, तो 2 की पावर n लिखा, इधर लिखा log 2 की पावर n, और साथ ये नंबर मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक हो गया, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर n। इसके ऊपर ये 2 की पावर n से कैंसिल हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, n बैक आ गया शुरू में, ये आ गया n इंटू लॉग 2,
1/log2, log2 हमेशा एक नंबर ही होगा, उसको मैंने लैला कर लिया, बाकी रहेगा 1/n। अब दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया, सीरीज की फॉर्म बना ली कुछ इस तरीके से। दोनों तरफ समेशन अप्लाई किया तो 1/n के ऊपर समेशन आ गया और 1/log2 बाहर आ गया। अब आपको पता है ये 1/n कौन है असल में, 1/n वाली सीरीज कौन सी है? दिस इज अ हार्मोनिक सीरीज। और हार्मोनिक सीरीज क्या करती है? हमेशा डाइवर्जेंट होती है। ये डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है तो फिर इधर वाली साइड डाइवर्जेंट होगी। और ये वाली जो सीरीज है ये कौन है? कॉची कंडेंसेशन टेस्ट वाली। तो कॉची कंडेंसेशन वाली सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट हो गई। अगर वो डाइवर्जेंट हो गई तो फिर क्या है? फिर हमारी ओरिजिनल सीरीज an वाली भी डाइवर्जेंट हो गई। हेंस दिस सीरीज 2n a2n diverges and by Cauchy condensation test the original series diverges। तो ये आज के लेक्चर में बेटा हमने परिंक्शियन थ्योरम को की स्टेटमेंट देखी, इसका प्रूफ देखा, काउंटर एग्जांपल देखी। आई होप कि आपको चीज़ों की अच्छी तरह समझ आई होगी। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी आसान करके चीज़ों को एलेबोरेट किया, ये नोट्स बनाए आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।